नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज की परिचर्चा का विषय है स्टे ऑर्डर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। स्टे ऑर्डर की परिचर्चा करने से पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पटना से प्रेमचंद्र ओझा जी पूछ रहे हैं कि परिवार का कोई एक सदस्य बिना बंटवारा किए अपने हिस्से से अधिक पैतृक संपत्ति बेच देता है, तो अवैध रूप से बेचे गए संपत्ति के अनुपात को बहाल करने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को जो कि संयुक्त संपत्ति है और जिस पर सभी का अधिकार इन्वॉल्व है और उसे बेच देता है और अपने जो उसका भाग है उस भाग से ज़्यादा बेच देता है, तो परिवार के सदस्यों को सबसे पहले न्यायालय में जाकर उसके द्वारा जो बेची गई है उस सेल डीड को निरस्त कराना चाहिए, क्योंकि वो है सेल डीड जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसने अपने भाग से अधिक संपत्ति को बेचा है जिस पर उसका कोई कानूनी रूप से अधिकार नहीं था। और दूसरी एक बात ये थी, चूँकि बंटवारा नहीं हुआ था तो यह भी निर्धारित नहीं था कि वह किस संपत्ति का मालिक है। तो ऐसी कंडीशन में जिस संपत्ति का वह मालिक नहीं है और यह निर्धारित नहीं है, काफी कीमती भी हो, हाँ? तो उससे वो अच्छा पैसा ले लिया हो। नहीं, अच्छा पैसा ले लिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक यह निर्धारित ना हो जाए कि कौन सी संपत्ति आपकी है, आप अपनी ही संपत्ति तो बेच सकते हैं, आप किसी ऐसी संपत्ति को नहीं बेच सकते जिसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो कि वह संपत्ति आपकी है या नहीं। जब तक यह अविनिर्धारित ना हो जाए कि कौन सी संपत्ति आपकी है, चाहे वो पारिवारिक बंटवारे से ये पता लगे कि जी यह संपत्ति आपकी है या किसी अन्य माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आप बंटवारा कराएं, तो जब तक आपकी संपत्ति नहीं बढ़ जाती और यह पता नहीं होता आपको कि कौन सी संपत्ति आपकी है, तब तक जो आप सेल कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, वह गैर कानूनी है। तो उस संबंध में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो न्यायालय में जाकर उस विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए डिक्लेरेशन ले सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ यह जानना चाहूँगा आपसे, ये जो निरस्त करवाने वो जाएंगे व्यक्ति, तो ये जब वो सेल करता है तो ये सेल करने की अवधि से लेकर और निरस्त करने की अवधि के बीच कितना समय होना चाहिए? देखिए, कानूनी रूप से तो 3 साल के अंदर अंदर हमें केस फाइल कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा समय हो जाता है तो हमें यह बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा समय हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो खरीदी है वो है उस पर कब्जा लेने के लिए भी तो आएगा। जब हम कोई चीज़ विक्रय करते हैं तो विक्रय में हम विक्रय पत्र के साथ साथ उसको कब्जा भी देते हैं, पजेशन भी देते हैं। तो अगर पजेशन लेने कोई व्यक्ति आ रहा है और अगर हम उसको पजेशन लेने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी सहमति भी उसमें इन्वॉल्व है। तो बंटवारा नहीं हुआ है तो यह आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप इस बात का ख्याल रखें। अगर आपकी संपत्ति पर कोई आदमी व्यक्ति कब्जा कर रहा है या कोई व्यक्ति कब्जा दे रहा है तो क्या आप उसको ऐसे ही कब्जा ले लेने देंगे? भाई, आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति पे आज जैसा आपने बताया है कि अपने भाग से ज़्यादा भाग पर को सेल किया है, विक्रय किया है, तो अगर आधे से ज़्यादा संपत्ति को कोई कब्जे, मतलब उसके भाग से ज़्यादा संपत्ति पर कोई कब्जा कर रहा है, तो क्या आप उसको देखते रहेंगे? तो उस स्थिति में आपको भी अवेयर होना पड़ेगा और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने चाहिए, सजग रहने चाहिए। तो आपको जैसे ही उस व्यक्ति ने कब्जा लेने के लिए जा रहा है तो आपको तुरंत न्यायालय में जाना चाहिए और उस पर रोक लगवानी चाहिए कि वह कब्जा न ले पाए और जो विक्रय पत्र किया गया है उसको निरस्त कराने के लिए भी आवेदन देना चाहिए।
शर्मा जी, अब स्टे ऑर्डर पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे दर्शक को बताइए कि स्टे ऑर्डर क्या होता है। कृपानंद जी, स्टे ऑर्डर जैसा कि नाम से ही है, रोक का आदेश, इसे हिंदी में स्थगन आदेश भी कहते हैं, कि जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे कुछ अधिकार प्रभावित होने वाले हैं, जहाँ हमारे कानूनी अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, वो अगर प्रभावित हो रहे हैं, या हमारे कोई दूसरा व्यक्ति उनका अतिक्रमण कर रहा है, या हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम अपने बचाव में कि हमारे जो कानूनी अधिकार हैं वह बचे रहें, हमारे वैधानिक अधिकार बचे रहें, उनका उल्लंघन ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति उनका अतिक्रमण ना कर सके, इस बात के लिए हम न्यायालय में आवेदन करके उन पर रोक लगवा सकते हैं कि उस व्यक्ति के उक्त कार्य के द्वारा हमारे ये अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे इन अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो हमें न्यायालय से ये मांग कर सकते हैं कि उसके उन कार्यों को, जिन कार्यों से हमारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उन पर रोक लगा दी जाए। तो इस बात के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। निश्चित कोई 2-4 उदाहरण दे दीजिए, कौन कौन काम के लिए। निश्चित रूप से, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मेरी प्रॉपर्टी है, एक मेरा प्लॉट है जिस पर मेरा अधिकार है, कल को कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है या उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ करता है या कब्जा लेने आता है, तो ऐसी स्थिति में मैं न्यायालय की शरण में जा सकता हूँ। न्यायालय को बता सकता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पोजीशन में है और सामने वाला व्यक्ति उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उससे उनको रोका जाए कि वह इस पर कब्जा ना कर सके। या कोई निर्माण कार्य कर रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति है मेरा पड़ोसी है और वो पड़ोसी अपने घर का निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन वह अपनी जो छज्जा है वो मेरे हिस्से में ले आता है, या कोई ऐसा और कार्य करता है जो मेरे जो संपत्ति है उसके तरफ आता है, तो मैं उसके लिए भी उसको रोक सकता हूँ कि उससे मेरे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, वह मेरी ज़मीन में जा रहा है, या उसने कुछ मेरी ज़मीन दबाने की कोशिश की है, या वह अपनी जो बाउंड्री है, दीवार है, वो मेरे हिस्से में खड़ी करना चाह रहा है, तो उस वक्त के लिए भी मैं वहाँ जा सकता हूँ। या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कि अगर मेरे को लगता है कि मेरे इसके निर्माण कार्य से मेरा रास्ता रोका जा रहा है, तो मैं उस बात के लिए, क्योंकि वो उस रास्ते से आवागमन करना मेरा अब अधिकार है, और अगर उसके कृत्य से, उसके किसी निर्माण से मेरा आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, तो भी मैं जा सकता हूँ। या मेरी किसी के निर्माण से मेरी जो और कोई अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं जा सकता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति है, नौकरी में है, प्रमोशन के लिए जा रहा है, प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए, लेकिन किसी गैरकानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति को प्रमोशन दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो मैं कानून की शरण में जाके उसके जो कार्य हैं एम्प्लॉयर के, उन पर रोक लगवा सकता हूँ, उसके दूसरे व्यक्ति के प्रमोशन को रोक सकता हूँ। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी कई बार मामला आता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है, मतलब किसी व्यक्ति को लगता है कि उस व्यक्ति के अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, उसका अतिक्रमण किया जाता है और उनके अधिकारों को किसी अन्य को दिया जा रहा है, तो वहाँ वो न्यायालय में जाकर स्टे ले सकते हैं, स्थगन आदेश ले सकते हैं, रोक लगवा सकते हैं। तो इसके लिए स्टे ऑर्डर लेने के लिए तो पहले तो मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुकदमा दायर करने से पहले तो स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को बताएं। जी, उसमें हम एक मुकदमा डालते हैं जिसे इंजंक्शन ऑर्डर भी कहते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन। तो उसमें परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन भी होता है, जिसे हिंदी में व्यादेश भी कहते हैं। तो उसके लिए हम एक सूट फाइल करेंगे और सूट के साथ उसमें एक अंतरिम आदेश के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, जिसमें सीआरपीसी में ऑर्डर 39 आदेश 39 रूल नियम 1 और 2 हैं। तो उसके तहत हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता, जो मैंने सूट फाइल किया है, ये मेरा केस निस्तारित नहीं हो जाता, इसका निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम आदेश देकर इनको रोका जाए।
क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सूट फाइल करने वाला है वही सही है। तो न्यायालय जब कोई भी सूट फाइल किया जाता है तो उसे गुण और दोष के आधार पर निर्णय देती है। तो गुण और दोष जो है वो निर्धारित करने के लिए उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। उसमें जो केस फाइल करने वाला व्यक्ति होता है, वादी होता है, वादी को भी अपने साक्ष्य देने होते हैं और प्रतिवादी को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। और उसके बाद गुण और दोष के आधार पर उसको वाद का निर्णय किया जाता है। और कई हो सकता है कि जो वादी है वही द्वेष भावना से पूर्ण होकर इस तरह का कोई बात डाल रहा है जिससे कोई दूसरे व्यक्ति का अधिकार हनन हो। तो निर्णय, उस केस का निर्णय तो गुण दोष के आधार पर समय लगेगा। तो कई बार कोर्ट में व्यक्ति जो है वो जब तक उन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर लेती तो कोर्ट गुण और दोष के आधार पर तब तक के लिए अंतरिम आदेश ले सकती है। तो उस अंतरिम आदेश को हम इंटरिम स्टे बोलते हैं कि वह स्टे तब तक है जब तक वह वाद का निस्तारण नहीं हो जाता। और जब निस्तारण हो जाएगा तो कोर्ट उस गुण और दोष के आधार पर उसे परमानेंट आदेश दे सकती है, स्थगन आदेश दे सकती है, या उसके बाद को डिसमिस भी कर सकती है। तो ये और एक चीज़ मैं यहाँ और जानना चाहता हूँ, थोड़ा दर्शक को ये भी बता दीजिए, ये स्टे ऑर्डर लेने में कितना वक्त लग जाता है? क्या तत्काल ऑर्डर भी, स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है? देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से जो प्रक्रिया है वह यह है कि जब हम बात डालते हैं तो न्यायालय दूसरे पक्ष को सम्मन करके और उसको भी सुनता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्थगन आदेश देता है। लेकिन जहाँ कभी ऐसा प्रश्न आता है कि कोर्ट को ये लगता है कि अगर स्थगन आदेश तुरंत नहीं दिया गया तो जो वादी पक्ष है उसको ऐसा हानि हो सकती है जिसका भरण पोषण नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश भी पारित कर देती है। तो न्यायालय में अगर एक पक्षीय आदेश लेना होता है तो तुरंत के तुरंत हमें अपनी जो भी अधिकार हैं कि हम किस अधिकार से इस स्थगन आदेश को मांग रहे हैं और हमारी जो अर्जेंसी है वो क्या है। क्या अगर हमें स्थगन आदेश नहीं मिला तो क्या हमारा कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जिसको दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो उस स्थिति में हमें तुरंत के तुरंत कोर्ट स्थगन आदेश दे देती है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे दूसरी पार्टी को भी सुनना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, तो वह एक छोटी सी डेट देकर और शॉर्ट डेट में उसको सम्मन करके और बुला के उस पर बहस सुन के और स्थगन आदेश पारित कर सकती है। तो यह कोर्ट के विवेक पर और वादी के द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर निर्धारित किया जाता है कि उसे एक पक्षीय आदेश दिया जाएगा या दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाएगा। तो यह उस वक्त की जो परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्टे ऑर्डर मिलने पर अगर दूसरा पक्ष अपनी गतिविधि चालू रखता है और स्टे ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है, अर्थात कोर्ट से उसे क्या सज़ा मिल सकती है? शर्मा जी, हमारे दर्शक को थोड़ा विस्तार से बताइए। कृपानंद जी, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, स्थगन आदेश मिला हुआ है और दूसरा पक्ष उसकी अवमानना करता है और अपने कार्य को जारी रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो वादी पक्ष है जिसके पक्ष में स्थगन आदेश मिला हुआ था वो व्यक्ति एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेगा न्यायालय में कि आपके आदेश के बावजूद भी दूसरे पक्ष ने अपने कार्यवाही को जारी रखा है, इसलिए उसको दंडित किया जाए। और उस पर न्यायालय संज्ञान लेते हुए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करेगा और उससे जवाब तलब करेगा कि आप बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ दंड की कार्यवाही की जाए।
कि आपने कोर्ट की अवमानना की है और कोर्ट के स्थगन आदेश का पालन नहीं किया और अपनी कार्यवाही को जारी रखी है, फिर उसकी दूसरे पक्ष के जवाब के बाद कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि क्या उस पर अवमानना बनती है अथवा नहीं बनती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, कोर्ट ने स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन स्थगन आदेश की जो प्रति है वह दूसरे पक्ष की अगर जानकारी में नहीं आई है। मान लीजिए एक पक्षीय आदेश पारित हुआ है, तो एक पक्षीय आदेश में जो पक्षकार है जिसके पक्ष में स्थगन आदेश पारित हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना दूसरे पक्ष को दे। और तो सबसे पहले तो ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या उसको सूचना मिली है, नहीं मिली है। और जब अगर कोर्ट यह पाता है कि वाकई दूसरे पक्ष ने कार्यवाही को जानबूझकर जारी रखा है और कोर्ट की अवमानना की है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उसे 6 महीने तक का साधारण कारावास और फाइन, जुर्माना दोनों लगा सकता है। तो 6 महीने तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है उसको। आज की कानूनी परिचर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को स्टे ऑर्डर का बहुत अच्छी कानूनी सलाह दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं दर्शकों तक ये कानूनी जानकारी पहुंचा सकूं। अब हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।